Hello students, welcome to Education. So let's start our today's video. So basically in this video we're gonna study about the law of chemical combination. So what are laws of chemical combinations? So first of all हमको इतना तो पता होना चाहिए कि अगर हम रोज़ पढ़ रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन तो केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या। सी मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ केमिकल कॉम्बिनेशन का। सपोज ऐसा करो कि हम हमारे सराउंडिंग में सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैटर होती हैं। ठीक है ना, मैटर क्या क्या होता है हमारा, तीन पार्ट में होता है हमारा, सॉलिड होता है, ठीक है, लिक्विड होता है और गैसेस होती हैं, राइट। सो ये हमारे तीनों क्या होते हैं, मैटर होते हैं। अब मैटर सारे के सारे किससे बनते हैं, एटम से बनते हैं, राइट। एटम से फिर मॉलिक्यूल से हमारे मैटर की फॉर्मेशन होती है। सो व्हेन वन एटम्स कंबाइंस विद अनदर एटम, सो बेसिकली इट फॉर्म्स मॉलिक्यूल, राइट। सो इट फॉर्म्स मॉलिक्यूल। सो बेसिकली जब एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। तो जो ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल बना, इसमें कौन कौन से लॉज ये फॉलो करेगा बनने के लिए, कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको ये फॉलो करेगा, राइट। फॉर्मेशन में कौन कौन से रूल्स होते हैं बेसिकली, उनको हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अंडरस्टूड। सो बेसिकली इसको समझने के लिए हम बेसिकली हमारे पास 5 मेन रूल्स हैं, ठीक है ना। फर्स्ट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन, थर्ड इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ इज कॉल्ड द गेलो-साक्स लॉ, एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज द कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ। ओके, सो बेसिकली हम वन बाय वन इनके स्टडी करते हैं कि क्या क्या लॉज होते हैं ये। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द वेरी फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? सी बेसिकली हमको पता है कि mass can neither be created nor be destroyed. Basically mass can neither be created nor be destroyed, right. It is transformed from one form to the another form only. हमारी जो बेसिकली हमारे फॉर एग्जांपल कुछ भी आप सपोज कर लो कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मास हमारे पास पार्टिकल हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे बेसिकली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। हम कभी भी मास को क्रिएट नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक फॉर्म जो होती है मास की उसको सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल, ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैं देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है तो किसकी फॉर्मेशन होती है, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, राइट। सो ये जो वाटर मॉलिक्यूल बना, ये किससे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंबाइन हो गई तो बना है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बना। सो बेसिकली जो ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई, ये कुछ नहीं है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन हुए और एक नया मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करी, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है, ये हमने क्रिएट नहीं किया, ये जस्ट हमने इसको कन्वर्ट किया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसमें कन्वर्ट किया है। अंडरस्टूड दिस? ओके। सो अभी देखो मैंने बोला मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, मैंने बोला मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब क्या होता है, बेसिकली एक रिएक्टेंट लिया मैंने, उसका मास क्या हुआ। रिएक्टेंट क्या होते हैं, हमारे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे ये मैंने बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इनको हम क्या बोलेंगे कंबाइंडली, ये हो गए हमारे रिएक्टेंट। और जो हमारा फॉर्मेशन होती है, जो भी चीज़ हमारी बनती है रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली प्रोडक्ट। ओके। सो हम जब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होगा, जो मास होगा रिएक्टेंट का वो किसके इक्वल होगा, ऑलवेज मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जो रिएक्टेंट का मास होगा और प्रोडक्ट का मास होगा वो ऑलवेज क्या होगा, तुम्हारा इक्वल होगा, ठीक है ना। तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर कोई रिएक्शन फॉलो करती है तो वो इन चीज़ों को फॉलो करेगी। अभी हमको बचपन से पढ़ाया जाता है कि बेसिकली जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो हर जगह एप्लीकेबल होता है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे बेसिकली ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शंस, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन सी होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे एक एग्जांपल ले लो, तुमने न्यूक्लियर एटम्स के बारे में सुना होगा, एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब हुआ, ठीक है ना। सो एटॉमिक बॉम्ब क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी चीज़ों से बना हुआ होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। ओके, यूरेनियम का कंसिडरेशन अगर एग्जांपल लेते हो तुम, तो यूरेनियम क्या होता है बेसिकली, अगर यूरेनियम हुआ, सो यूरेनियम क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। सो यूरेनियम हमारे पास एक बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, इसका डिग्रेडेशन होता रहता है, इसके अंदर से बहुत सारी रेज एमिट होती रहती हैं। सो बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उसमें जो मास होता है वो बेसिकली किसके अंदर कन्वर्ट होता है, वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है।
सो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उसमें मास किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली जो मास है आपका रिएक्टेंट का वो आपका मास प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आता, बिकॉज मास किसके अंदर कन्वर्ट होता है, मास तो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। सो जो मास बचा आपका, रिमेनिंग जो मास होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट, वो इक्वल नहीं होगा, किसके इक्वल नहीं होगा, आपके रिएक्टेंट के इक्वल नहीं होगा। वाई? बिकॉज मास न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जीज के अंदर भी कन्वर्ट होता है। ओके, सो फर्स्ट लिमिटेशन तो ये। सेकेंड लिमिटेशन है, सुनो आपने सबके बारे में ये तो सुना ही होगा, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। जो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर की इक्वेशन तो सबने सुन रखी होगी। दिस इज कॉल्ड द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय आइंस्टाइन, राइट। सो इसमें भी क्या होता है कि ये बेसिकली एनर्जी और मास का रिलेशन शो करता है। ये इसमें रिलेशन होता है, एनर्जी और मास का रिलेशन शो करता है। सो ये रिलेशन शो करता है तो उसमें ये डिफाइन करता है कि एनर्जी और मास वो क्या है, इंटर कन्वर्टेबल क्वांटिटीज़ है, कि एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। मास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है ना। तो ये इंटर कन्वर्टेबल क्वांटिटीज़ होती हैं। ओके ओके, सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, हियर वी हैव A, compound A, 15.9 gram sample of sodium carbonate in added to the solution of the acetic acid। एक acetic acid के solution में इसको mix किया। The two substances reacts releasing carbon dioxide। तो जब इन दोनों कंपाउंड को मिक्स किया, बेसिकली सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, बेसिकली सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। सो Na2CO3 प्लस अगर मैंने कोई दूसरा कंपाउंड लिया, दूसरा कंपाउंड कौन सा लिया मैंने, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है मेरा, CH3COOH। जब इन दोनों को मिक्स किया तो CO2 गैस रिलीज हो रही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और साथ में जो दूसरा कंपाउंड बन रहा है वो कुछ भी बन रहा है, और वो हमारा किस में है, बेसिकली रिएक्शन वेसल के अंदर रखा हुआ है। और उसका जो वेट किया तो कितना आया हमारा, बेसिकली 29.3 ग्राम आया। सो हमको क्या निकालना है, बेसिकली यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो बेसिकली ये रिएक्शन जो हुई, यहाँ पे कुछ भी हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वेसल में कुछ प्रोडक्ट है, तो इसके हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज़ करके हमको ये बताना है कि CO2 कितनी रिलीज हुई। चलो हम सपोज कर लेते हैं कि X अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज हुई है। सैम्पल में क्या गिवन है हमको, 15.9 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट कितना ले लिया तुमने, 15.9 ग्राम। ओके, फिर एसिटिक एसिड का सोल्यूशन कितना दिया हुआ है तुमको, 20 ग्राम। तो एसिटिक एसिड तुमने कितना ले लिया, 20 ग्राम। CO2 हमको नहीं पता कितनी रिलीज हुई है, और जो हमारा लास्ट में रिएक्शन में जो रिएक्शन वेसल जो है उसके अंदर कितना वेट बचा है, 29.3। तो यहाँ पे हमारे पास बचा है 29.3 ग्राम। सो बेसिकली हमको कैलकुलेट करना है X की हमारे कितनी CO2 रिलीज हुई है। तो देखो अपने इसको बड़ी सिंपल वे में कर सकते हैं कि हमको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट का मास कितना हुआ, 15.9 प्लस 20, it should be equal to X plus 29.3। so basically X कितना आया तुम्हारा, 15.9 plus 20 minus, just a minute, minus 29.3। so कितना हुआ, बेसिकली यहाँ से आपका हो गया 35.9 माइनस 29.3। सो ऑन एवरेज अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 6.6 ग्राम। सो आपकी जो CO2 रिलीज हुई यहाँ से, तो एटमॉस्फेयर में कितनी CO2 रिलीज हुई है आपकी, 6.6 ग्राम CO2 आपकी एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई है इस रिएक्शन में। आई थिंक यू गाइज अंडरस्टूड दिस। ओके, सो लेट्स डू अनदर वन। हियर वी हैव 5.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमको गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट वी हैव the weight is 5.2 gram. When heated, produced 1.9 gram of carbon dioxide and residue left behind. So basically when this compound is heated, it releases carbon dioxide and calcium oxide, right? So the weight of the carbon dioxide is 1.99 gram and the residue is basically 3.2 gram.
सो शो दैट दीज रिजल्ट्स इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो बेसिकली तुमको ये बताना है कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तुम्हारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट करते हैं। सी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर ये रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। ओके, सो मास ऑफ रिएक्टेंट तो हमको पता है टोटल कितना है 5.2 ग्राम है, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा है 3.2 प्लस 1.99, सो ऑन एन एवरेज कितना आ रहा है तुम्हारा 5 पॉइंट, इसको ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 5.19। ओके, तो रिएक्टेंट का मास कितना है हमारा 5.2, प्रोडक्ट का मास कितना है हमारा 5.19। सो बेसिकली अप्रॉक्स आपका अगर तुम निकालोगे तो अप्रॉक्स तुम्हारा जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है तुम्हारी सेम है। तो हम बोल सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस जो आ रहा है वो बेसिकली कितना आ रहा है तुम्हारा 0.01 का डिफरेंस आ रहा है, इतना तो हम बेसिकली एरर भी कंसिडर कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट तुम्हारा अगर रिजल्ट इक्वल है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। Okay, I have one question for you guys, so please let's take a screenshot of this question and try to solve this question. Okay, just taking break of 2 seconds only, do it fast. Next, so the second law is called the law of definite proportion. Law of definite proportion, see as name suggested, definite proportion, definite means fixed, proportions mean again ratio and proportion, you guys heard about this. Okay, so कोई भी अगर चीज़ है अगर वो कभी भी कंबाइन होती है तो वो ऑलवेज एक फिक्स प्रपोर्शन में ही कंबाइन होगी, फिक्स प्रपोर्शन होगा ऑलवेज। ओके, जो फिक्स प्रपोर्शन होगा वो कैसे फिक्स होता है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे वाटर का एग्जांपल। सो वाटर क्या होता है H2O, H2O। अब H2O है, ये तुम कहीं भी चले जाओ, चाहे तुम इंडिया में हो, चाहे तुम बांग्लादेश में हो, चाहे तुम ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो, H2O का फॉर्मूला चेंज नहीं होना, वाटर ऑलवेज H2O ही रहेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे तुमको H3O मिला, ऐसा नहीं होगा कभी भी। और ऑलवेज H2O वाटर जो मिलेगा आपको H2O के फॉर्म में ही मिलेगा, और ये फिक्स्ड है। ठीक है ना, कि बेसिकली 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसके साथ कंबाइन होंगे, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होंगे, राइट। सो ये फिक्स हो गया हमारा। ओके, अभी अगर इनका हम मास का अगर हम रेशियो निकालें तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेसिकली 1, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 2, रेशियो अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं तो बेसिकली रेशियो, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, सो कितना हुआ 2 रेशियो 16, सो बेसिकली 1:8। तो अगर मास का रेशियो निकालोगे तो वो भी फिक्स हो गया, मास का रेशियो कितना हो गया वाटर का 1:8, 1 पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एंड द 6 पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन। सो ये हमारा फिक्स हो गया। सो कोई भी चीज़ अगर कंबाइन होती है तो वो ऑलवेज क्या होती है, फिक्स प्रपोर्शन में होती है। ठीक है ना, अगर तुम वाटर मॉलिक्यूल को डबल कर दो तो 2H2O हो जाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे जो रेशियो रहेगा वो भी आपका फिक्स ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। उस टाइम पे भी बेसिकली जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आएगा वो ऑलवेज 1:8 ही आएगा। एक पिक्चर मैंने यहाँ पे शो कर रखी है। सो बेसिकली ये क्या है, हाइड्रोजन। ओके, लेट्स टेक अनदर गुड एग्जांपल, दिस इज A and this is B, 1A and 8B combines to form 9C. Okay, so if you double this quantity, so basically we have previously 1A, now if you double this quantity you have right now 2, and also double this quantity, so again you have now 16AB. So when you double the reactant, the product is also gets doubled, so basically it is also gets doubled and it becomes equals to 18. अंडरस्टूड। कुछ भी चीज़ अगर आप रिएक्टेंट में चेंज कर रहे हो, रिएक्टेंट को कोई एक फिक्स नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो सेम चीज़ आपकी प्रोडक्ट में भी होगी। आपने एक फिक्स नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया है रिएक्टेंट में या फिक्स नंबर से डिवाइड किया है तो सेम उतनी की उतनी चीज़ आपकी प्रोडक्ट में भी अप्लाई होगी। दिस इज लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन। अगेन we have some limitations of definite proportion. So basically this law is not applicable, this law is not applicable in cases of applicable in case of isotopes. ये जो लॉ है ये आइसोटॉप्स के केस में बेसिकली ये वैलिड नहीं होता है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं बेसिकली, चलो ये और बता देते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स, so isotopes are the species having same atomic number but different atomic mass. Okay,
सो ये क्या होता है तुम्हारा, आइसोटॉप्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। सो बेसिकली ये दोनों क्या होते हैं तुम्हारे आइसोटॉप्स होते हैं, एक का मास 12 है, एक का मास 14 है, एटॉमिक नंबर दोनों का 6 है। ओके, सो जैसे CO2 का एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पे, CO2 का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, एक बार हम 12 का एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का, और एक बार हम 14 का एग्जाम्पल लेते हैं। सो कार्बन का अगेन 12 है, और ऑक्सीजन टोटल कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2 32, ठीक है। और यहाँ पे रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, 14:32। सो बेसिकली यहाँ पे जो रेशियो है CO2 में डिफरेंट डिफरेंट कार्बन में, ये फिक्स नहीं है। अब इन दोनों को करोगे तो बेसिकली यहाँ पे ये इक्वल नहीं है। ओके, सो रेशियो इज़ नॉट इक्वल। सो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका जो अप्लाई हुआ वो इतना फिक्स अमाउंट में अप्लाई नहीं हुआ। सो ये यहाँ पे रेशियो है वो आपका फिक्स नहीं है। सो बेसिकली ये जो लो है आइसोटॉप्स के सिनेरियोज में ये फेल हो जाता है। Okay, again we have some examples here. Let's do this. The following are the results of the analysis of two samples of a same or two different compounds of a phosphorus and chlorine. From these results, decide whether the two samples from the same or different compound also state the law which will be obeyed by the given sample. ओके, सो बेसिकली हमको यहाँ पे दो सैम्पल गिवन है, सैम्पल ए एंड सैम्पल बी। सैम्पल ए में जो है अमाउंट है फॉस्फोरस की वो इतनी है, सैम्पल बी में अमाउंट फॉस्फोरस की गिवन है, क्लोरीन की भी अमाउंट ए और बी दोनों में गिवन है। तो बेसिकली हमको इन डेटा से हमको कंक्लूड करना है कि ये दोनों सेम ही कंपाउंड है या डिफरेंट कंपाउंड है। सो अगेन कंक्लूड कर लेते हैं, रेशियो पहले फाइंड कर लेते हैं। ए फर्स्ट ए कंपाउंड हम सपोज करते हैं, हम सबसे पहले कंपाउंड ए सपोज करते हैं। तो कंपाउंड ए में रेशियो क्या है, फॉस्फोरस रेशियो क्लोरीन कितना आएगा तुम्हारे पास, 1 रेशियो सॉरी जस्ट सॉरी 1.156 रेशियो 3.971। सो ये हमारा क्या आ गया, बेसिकली फॉस्फोरस वर्सेस क्लोरीन का रेशियो आ गया कंपाउंड 1 में। ओके, सो इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, डिवाइड करते हैं बेसिकली। सो इट इज 1.156 डिवाइडेड बाय 3.971। so basically it is equals to 2.911. okay, for compound B, let's take compound B. So phosphorus upon chlorine is equals to 1.542 upon 1, again clear this thing, 5.297. so again let's do some quick calculations. 1.542 divided by 5.297, so it is again giving me the same answer. So it is equals to basically 0.2911, right? So the ratio is same in both the compounds. So basically this thing is followed by law of definite proportion. Okay, so which law is obeyed here? So basically it is law of definite proportion. Okay, I think you guys understood. Another question we have, the question is 6.488 gram of lead combines directly with 1.002 gram of oxygen. So basically when lead combines with oxygen and it forms lead peroxide, this is what we have given. Okay, lead peroxide, the mass we have given is 6.488, the mass of oxygen is 1.002 we have given, and lead peroxide is formed. Lead peroxide is also produced by heating lead nitrate, and it was found that the percentage of the oxygen present in lead peroxide was 13 point. So this is the first method by which the lead peroxide is prepared. In second method, the lead peroxide is prepared by heating lead nitrate,
basically PbNO3 twice and heating lead nitrate only, so it gives lead peroxide. And in this method the percentage of oxygen in Pb2O2 was 13.38%. it is percentage of oxygen, right? So basically use these data to illustrate the law of constant proportion. So basically हमको ये डेटा से हमको फाइंड करना है कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है कि नहीं करता है. लेट्स डू इट. सी हम फर्स्ट कंपाउंड में हम परसेंटेज निकाल लेते हैं. सी परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास होगा मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100. ऐसे ही निकालते हैं. हमको कोई भी चीज़ का परसेंटेज कैसे निकालना होता है, हमको जिसका कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही करते हैं. तो हमको यहाँ पे इसमें किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है. तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, टोटल हमारे पास कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100. तो ऑक्सीजन कितना है हमारे पास है 1.002 डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो गया हमारे पास 6.488 प्लस 1.002 मल्टीप्लाई बाय 100. सो बेसिकली इट इज़ 1.002 डिवाइडेड बाय आप ऐड करो तो कितना आएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 100. सो इसको कैलकुलेट करो तो आपका अप्रॉक्स 13.38 के अप्रॉक्स आपका परसेंटेज आ जाएगा, राइट. सो यहाँ पे हमारा अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली ये हमारा किसको डिफाइन कर देता है, हमारे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डिफाइन करता है कि दोनों में हमारा जो रेशियो है लेड और ऑक्सीजन का वो क्या है, हमारा बेसिकली सेम है. ओके, अगेन यू हैव सम क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ऑब्वियसली just take a screenshot of this thing. So today I am finishing this video up to here only. The next three laws, which are basically law of multiple proportion, Gay-Lussac law and Avogadro's law, will do in the next video. Till now it's done.